हरिओम, सभी का नमस्कार है। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। हरि शुभमस्तु। सभी को स्वागत है इस कक्षा में जिसका नाम है सुरवाणी विलासः। तो जैसे बताया गया है आपको, आज हम इस कक्षा को वर्णमाला से प्रारंभ करना चाहती हूँ। तो वर्णमाला, हम सबको पता है कि वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, क्या है, सब पता है, पर उसको उच्चारण कैसे करते हैं, इसमें हम अनेक त्रुटियों को आचरण करते हैं। हम बोलते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं। इस कारण से सबसे पहले इसको अच्छे से सीखेंगे कि एक एक अक्षर को किस प्रकार बोला जाए। तो भांडारकर मेथड जो हमने चर्चा की थी पहली कक्षा में, उसमें वर्णमाला से ही प्रारंभ होता है। तो मैंने सोचा ये इसी से प्रारंभ करें। और एक विशेष है हम भारतीयों के उच्चारण में कि हम संस्कृत के माध्यम प्रमाणों को भूल चुके हैं। ये मैं कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है, और सत्य कहती हूँ तो आज हम एक भी अक्षर सही से उच्चारण नहीं कर रहे हैं। अपनी भाषाओं में भी इन्हीं वर्णमाला के अक्षरों को हम बोलते हैं, फिर भी इतनी त्रुटियां करते हैं। दक्षिण भारतीयों को ले लीजिए, उत्तर भारतीयों को ले लीजिए, पूर्व पश्चिम, सभी लोग कुछ ना कुछ अक्षरों को, कुछ है उनके अक्षर जो वो हमेशा सभी लोग गलत बोलते हैं, और उसका प्रभाव साक्षात संस्कृत पर पड़ने लग रहा है। तो ऐसा प्रभाव पड़ने के कारण हम संस्कृत में जब बोलते हैं तो वो संस्कृत की दृष्टि से गलत हो जाती है। तो आज जो मैं बताने जा रही हूँ, उन बातों को आप एक भी शब्द को आप गलत नहीं लेंगे। केवल ज्ञान की दृष्टि से, विद्यार्जन की दृष्टि से आप इनको सुनेंगे और आप कोई भी आहत नहीं होंगे। सबसे पहला एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहती हूँ इस कक्षा में कि मुझे सभी भाषाओं से प्यार है। मैं जितनी भाषाएं बोलती हूँ और जानती हूँ और समझती हूँ, उन सब पर मुझे गौरव है। संस्कृत पर सबसे अत्यधिक गौरव है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरी भाषाओं को संस्कृत से कोई कम समझती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला डिस्क्लेमर ये है कि मैं जो बोल रही हूँ वो उस भाषा को या उस भाषियों को, उस भाषा के भाषियों को गलत दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि ये दोष है, ऐसा दोष निरूपण के लिए मैं नहीं बता रही हूँ। केवल मेरी आकांक्षा इतनी है कि संस्कृत में उस शब्द को कैसे उच्चारण करते हैं, इसका प्रभाव हमारी विद्या पर, हमारे ज्ञान पर, और कल को हम पढ़कर बाहर जाएंगे और बोलेंगे हम संस्कृतज्ञ हैं, तो उस पर भी, उस रेप्यूटेशन पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। क्या आप संस्कृतज्ञ होकर इतना भी नहीं जानते कि आपके टीचर्स ने आपको ये नहीं बताया? इस प्रकार पंडित जगत में आपका अपमान हो सकता है। तो इन सभी को दृष्टि में रखते हुए मैं इस कक्षा में आपको वर्णमाला से लेकर पढ़ा रही। इसका मतलब ये नहीं कि आप KG1 में बैठे हैं या फिर फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं समझेंगे। हमारा दुर्भाग्य है कि हम ABCD से अक्षरमाला स्टार्ट करते हैं, और हमारी अक्षरमाला की जो साइंटिफिक अरेंजमेंट है और इसके पीछे जो, इस विन्यास के पीछे जो ऋषि मुनियों की तपस्या है और देवता शक्ति है, उसको हम पूरी तरह भूल चुके हैं। उन्हीं कुछ चीजों को यहाँ पर आविष्कार करने का प्रयास हो रहा है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक अक्षर को लेकर चलते हैं। हो सकता है इसके लिए 2 कक्षाएं लगे। आज की कक्षा में हकार तक पढ़ते हैं, उसके बाद संयुक्त अक्षर, द्वित्वाक्षर वो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, और आज ही होता है तो आज करेंगे, मैं कह नहीं सकती, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला अक्षर ही मैंने एक YouTube में अक्षरमाला को उच्चारण की कक्षा करके, एक अध्यापक साहब जो स्वयं को कहते हैं कि वो बहुत बड़े अनुभवी है, अनुभवी शिक्षक है, तो वो उसको ए करके बता रहे थे, क्योंकि हिंदी में अहम को अहम बोलते हैं, अहम। तो वो ए आ ई इस प्रकार पढ़ाते हुए जब मैंने उनको सुना तो मुझे गुस्सा भी आया, मुझे डर भी लगा, मुझे दुख भी हुआ।
मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उन साहब को कैसे बताऊं, और उस वीडियो को देखने वाले सब उसको सही समझने लगे तो हम कहाँ जाएंगे, और स्वयं को संस्कृत शिक्षक कहते हैं। तो इस बात से मैं बहुत आहत हो गई और मैं आज की कक्षा में सबसे पहले वर्णमाला से प्रारंभ करना चाहती हूँ। तो आकार आ, तो ये सीधा अक्षर है आ, इस प्रकार बोलना है इसको। आगे आ, ठीक है। जब ये ए है तो ये ए होगा ना, दीर्घ होता है ना उसी अक्षर में, जैसे ई है तो ई है, ई के दीर्घ को हम ए नहीं बोलेंगे, ओ नहीं बोलेंगे, तो आ का दीर्घ आ होगा तो ए बोलेंगे आकार को, तो ए करके बोलना है ना इस अक्षर को, है ना। तो वैसा नहीं होता है। तो सबसे पहले संस्कृत के शब्द बोलते समय हिंदी भाषा का प्रभाव जो दुर्भाग्यवश उर्दू, अरबी, पारसी आदि का शिकार हो चुका है, उसका प्रभाव संस्कृत पर आप नहीं पड़ने दे। इसका प्रण लेकर आप इस कक्षा को सुने। इस कक्षा के बाहर जाने के बाद आप में से कोई भी इन वर्णों को गलत उच्चारण नहीं करेगा, अच्छे से जानकर, कम से कम संस्कृत बोलते समय। आप हिंदी बोलते समय भी इसका पालन करेंगे, प्रायः आप हंसी का पात्र बनेंगे, पर आप अहम को अहम कहिए, अहम मत कहिए। अहम, जब अहंकार बोलते तो अहंकार मत बोलिए, अहंकार ही बोलिए, जो संस्कृत का शब्द है। इस कारण से आपको बहुत ही इसमें ध्यान रखकर इसको सुनना होगा, इसका पालन करना होगा। ये केवल ज्ञान और विद्या के लिए बताया जा रहा है, पर इसका आचरण करना भी बहुत आवश्यक है। जो आचरण के बिना विद्या ज्ञान अर्जन होता है उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो हम सब वो प्रण लेकर आगे बढ़ते हैं। आ, उसी का एक ह्रस्व अक्षर है, ये पूरा बेसिस है। आकार जो है वो उसको शब्द ब्रह्म कहा गया है, वो ब्रह्म स्वरूप है। एक एक अक्षर के पीछे एक शक्ति रहती है। जो एक शारदा लिपि की कक्षा में वो अध्यापक बता रहे थे कि एक एक शक्ति को एक एक शिव शक्ति का अंश माना जाता है, और उस शिव की एक एक जैसे तन्मात्राएं हैं, और सृष्टि क्रम में जो भी 25 एलिमेंट्स का प्रयोग होता है, प्रकृति और पुरुष के संयोग इत्यादि की बात करते, पुरुष ईश्वर है स्वयं और प्रकृति जड़ शरीर इत्यादि है। तो उन सब का बातें जब होती है तो उनको बता रहे थे कि भाषा के जो अक्षर है शारदा लिपि में इन सब का प्रमाण लेकर बताया जाता है, तो वो देवनागरी को भी अप्लाई होता है, क्योंकि सारे अक्षर एक ध्वनि को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ध्वनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो लिखने का तरीका है, इससे हमको पता चलता है कि ये जो आकार है ये देवनागरी का है। फिर शारदा लिपि में आकार कुछ और लिखेंगे, लेकिन कहेंगे तो आकार ही, और तेलुगु में कुछ और ढंग से लिखेंगे, कहेंगे तो आकार ही, है ना। तो ये सब शक्तियां हैं। हम जब बोल रहे हैं ये मंत्र शक्ति है। और अंत में मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगी, फिर चलो पहले ही बता देती हूँ। आकार से हकार तक आप रोज केवल आ ई उ इस तरह बोल के हकार तक भी बोलेंगे तो वो एक मंत्र हो जाएगा। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ये केवल अतिशयोक्ति नहीं है। सच में एक एक अक्षर, एक एक वर्ण जो है, उससे जो शब्द ध्वनि निकलती है वो पूरा पूरा एक मंत्र स्वरूप होता है। इसलिए अभी हम यहाँ जो बैठकर पढ़ रहे हैं वो मंत्रों का ही उपासना है, कोई कम नहीं है। ठीक है। आ ई, ठीक है, ये ई। तो आ बोले, आ मुंह खोलकर बोलना है। संस्कृत के सारे शब्दों को, ये हम लोग कोई अंग्रेज लोग नहीं है इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है, पर मुंह खोल के पूरी तरह स्पष्ट रूप से उच्चारण करना चाहिए। आ ई, देखिए तालु पे आ गया ये, ठीक है। पहले कंठ से आया आकार, कंठ से ही सारे अक्षर आते हैं लेकिन आकार यहीं से आता है। फिर ये हुआ तालु ई, इस प्रकार, ठीक है, इस भाग से। फिर उसी का दीर्घ ई, फिर आया ऊ, देखिए इधर इधर इधर, तो किस तरह गया शब्द, इस तरह, ठीक है, बाहर की तरफ ऊ, ठीक है, ऊ। तो दोनों हम ओष्ठों को मिलाएंगे नहीं, उसको पास लाकर बोलेंगे, ठीक है। फिर हुआ ऋकार। ऋकार जो होता है वो रकार से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और करते भी हैं लोगों को, ठीक है। वो र है, ठीक है, ना ही रू है, ना ही रा है, ना ही री है। बहुत बड़े बड़े पंडित लोग इसको, अगर उत्तर भारतीय है तो वो री बोलते हैं, अगर दक्षिण भारतीय है तो रू बोलते हैं। ना ही वो रू है, क्योंकि वो या रा आता है ना, ये वाला रकार है ना,
उसमें जो उकार से गुणिताक्षर बनता है उस अक्षर जैसे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर वो ही अक्षर होता तो स्वरों में क्यों है, वो व्यंजनों में क्यों नहीं है? स्वरों में कैसे ऋकार आ सकता है? तो वह र, र, केवल र, दैट्स ऑल। न रू, न रा, न री, र, र। ठीक है, तो ये अच्छा, इसका उच्चारण में बहुत सारे लोग संदेह पूछते, तो मैं यहीं पर बता दूं आप सबको, ये एक इकार उकार से दूर नहीं है, ठीक है, अलग नहीं है ये। जैसे हाँ, तो ऋकार जो पितृ बोलते हैं तो पितृ ऐसा बोलना है, ठीक है। जैसे पीती लिखा होता, पीतू लिखा होता तो कैसे बोलते? पीतू, पीती। इसी प्रकार पितृ, ठीक है। तो अगर पित्रा, तो जब तृतीय विभक्ति में रकार आता है, त और रा मिला के संयुक्त अक्षर आता है, तब जाके पिकार जो पी है उस पर गुरुत्व लगता है, तो पित्रा होगा वो। लेकिन पितृ, पितृभ्याम, ठीक है, इस प्रकार ऋकार को बोला जाता है। मातृ, पितृ, भ्रातृ, ऋ, ऋ, कर्तृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, फिर ऋ दीर्घ, उसको कैसे बोलते हैं? पितृणाम, पितृणाम, न पितॄणाम न पितॄणाम। आप अंतर को समझिए, पितृणाम, पितृ, तृ, ठीक है, र, 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 ठीक है, ये हो गया र, र। लेकिन ऋकार जो है वो बहुत कम हमको आता है, केवल जो ऋकारांत वर्ण होते हैं उनके शब्द रूप होते हैं, उनमें केवल पितृणाम, भ्रातृणाम, मातृणाम, उनमें सुनाई देता है, और बहुत कम ही आता है इसके अक्षर डायरेक्टली ऋकार से तो कोई भी शब्द नहीं है भाषा में। फिर आता है लिकार। लिकार बस एक ही धातु में दिखता है, वो है क्लिप, क्लिप, ठीक है, क्लिप धातु, वो भी कल्प बन जाता है, ठीक है, कल्प, क्लिप, क्लिप को लकार में आ जाता है, जब वो शब्द रूप ले लेता है तो वो कल्पते इस प्रकार हो जाता है, केवल धातु में है। तो एक ही जगह लकार दिखता है, और ये जो ल करके मैंने उसमें रखा, ब्रैकेट्स में रखा, इसलिए क्योंकि कई सारे लोग सोचते हैं कि भाषा में है पर वो नहीं है, तो पूछते हैं कि आ है, ई है, ओ है, र भी है, तो ल क्यों नहीं है? और लोग इसके री पढ़ते हैं, री नहीं है वो, ल, री नहीं है। जैसे ऋकार में भी एक ये र है, ठीक है, लिकार में भी वैसा ही है, केवल लकार से इसको अलग करने के लिए कि ये अयारा लावा वाला ल नहीं है, इतना बताने के लिए ये लगाया गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप इसको ल पढ़ेंगे, तो लिट लकार बोलते हैं लोग, लिट लकार नहीं है वो, लिट लकार ही है, लिट, लट, लिट, 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 ठीक है, लिट, ल। फिर ये जो ल है वो भाषा में है ही नहीं, इसको महाभाष्य में पतंजलि जी ने इसको पूरी तरह नकार दिया है कि ये शब्द, ये अक्षर ही नहीं है, अक्षर माला में से होना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम फॉन्ट्स में भी इसको उपलब्ध देख रहे हैं, और कई सारे अक्षर माला के इसमें इसको बताया जाता है, तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये नहीं है करके बताने के लिए कम से कम ये लिखना पड़ रहा है, इसलिए मैंने इसको लिखा। फिर अच्छा, एक और बात बताती हूँ, इन अक्षर मालाओं में आ, ई, उ यहाँ तक आया, फिर र, ल, इतने ही, ये दो ही अक्षर है जिसमें स्वरत्व का एक होता है, इसलिए इनके स्वर भी अंश पाए गए हैं, ठीक है। फिर आते हैं ए, आई, ओ, औ, चारों को एक साथ बता देती हूँ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। हिंदी में ये अक्षर और ये अक्षर ऑलमोस्ट एक ही तरह बोलते हुए मैंने सुना है। फिर से मैं बताती हूँ, अगेन आई टेल माय डिस्क्लेमर, कि मैं हिंदी भाषा का अपमान करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। ऐश्वर्य बोलते हैं हिंदी में, ऐश्वर्या, हीरोइन का नाम है ना ऐश्वर्या, ऐश्वर्या नहीं है वो, ऐश्वर्या है, आई, ठीक है। तो आप संस्कृत में जब आई का शब्द किसी अक्षर को देखेंगे तो आप ए नहीं बोलेंगे, ए नहीं है ये, आई है, आई, ठीक है। हिंदी में ऐनक है तो ऐनक को ऐनक बोलिए, ऐनक बोलिए, आप जो भी बोलिए, लेकिन आप जब ऐश्वर्य शब्द देखते हैं तो वो एक संस्कृत शब्द है, और खासकर जब आप संस्कृत बोल रहे होते हैं तो आप ऐकार को ऐकार ही बोलेंगे, ए नहीं बोलेंगे। एक ये दीर्घ अक्षर है, इसमें ह्रस्व नहीं होता है, दक्षिण भारतीय भाषाओं में इसका भी ह्रस्व पाया जाता है। तो महाभाष्य में इसका प्रस्ताव आता है कि ए, ओ करके ह्रस्व है अक्षर, लेकिन वो संस्कृत देवनागरी में हमको दिखाई नहीं देते, ना ही उन शब्दों से
ह्रस्व एकार, ह्रस्व ओकार से कोई भी शब्द संस्कृत भाषा में उपलब्ध नहीं है, ना ही हिंदी भाषा में उपलब्ध है। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारतीय कन्नड़ा, तेलुगु इत्यादि भाषा में वो उपलब्ध होते हैं। ए आई ओ औ हमको 3 मिलते हैं, तो इसीलिए इसी को हमें दीर्घ बोलना पड़ेगा। इसको ये क्यों बता रही हूँ, ये पॉइंट में आपको, हाँ, ओ ए मतलब ये 2 मात्रा के हैं। ठीक है, अभी सवाल आता है कौन सा ह्रस्व है कौन सा दीर्घ है, कैसे पता चला? तो पहला जो ह्रस्व होता है वो एक मात्रा काल तक उच्चारित होता है। एक मतलब ये बस एक मात्रा, ठीक है, एक चुटकी वाला टाइम, चुटकी, आ ई उ र ल, बस ये 5 ही ह्रस्व है। बाकी 2 चुटकियों में बोले, आ ऐसे, ई उतना टाइम, ऊ 2 चुटकी का टाइम, ठीक है, बस बजाने का इतना, र ल इसी प्रकार, ए ओ तो उसको दीर्घ बोलना है। ठीक है, और औ को भी ओ नहीं बोलना है, औरत औरत बोलते, औरत नहीं है औरत है, तो ठीक है, आप हिंदी उर्दू का शब्द है औरत, उसको नहीं प्रयोग करेंगे, हम महिला बोलेंगे, हम स्त्री को। ठीक है, सुना था औरत का बड़ा भद्दा मीनिंग होता है, वो सही मीनिंग भी नहीं होता है, तो हम स्त्री को स्त्री कहेंगे और महिला कहेंगे या नारी कहेंगे। ठीक है, औरत नहीं कहेंगे। ठीक है, तो औषध शब्द ले लेते हैं। औषध, औषध है, औषध बोलते हैं लोग, तो ओकार और औकार में क्या अंतर है भाई? हाँ, जब संस्कृत शब्द बोल रहे हैं तो उसे औषधम ऐसा ही बोलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो फिर से एक बार इसको देखते हैं कि इसमें आंतरिक एक संबंध हमको दिखता है, वो कैसा, किस प्रकार का संबंध है, एक बार देखते हैं। ठीक है, ये जो ए है उसमें ये एक्चुअली एक संयुक्त अक्षर है, संयुक्त स्वर है। ये संयुक्त अक्षर से हम लोग हमेशा सोचते हैं कि वो केवल व्यंजनों में होता है, जैसे क पर र चढ़ गया तो क्र हुआ, फिर ब पर या चढ़ गया तो ब्या हुआ, केवल यही एक संयुक्त अक्षर है ऐसा सोचते हैं, लेकिन नहीं, ये भी संयुक्त अक्षर है। किस प्रकार है? तो अ और ई मिला के ए हुआ। ठीक है, आ ई ए। ठीक है, इसमें आ का अंश भी है, ई का अंश भी है। तो आप सोच रहे होंगे अरे ये तो हमको पता है क्योंकि हमको गुण संधि क्या है ये मालूम है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, गुण संधि में जो गुणत्व है, गुण अक्षर इसको बोलते हैं, ए और ओ को गुण अक्षर बोलते हैं। ठीक है, ए ओ बस ये दोनों। आई औ ये वृद्धि अक्षर है, इस पर और आगे तो देखो आ और ए मिलने पर आई बनता है, आ और ओ मिलने पर औ बनता है। अब ये भी आपको पता है क्योंकि आपको वृद्धि संधि क्या है मालूम है। ठीक है, इसीलिए इन अक्षरों के मिलने पर जैसे महा प्लस औषधम महौषधम बनता है। ठीक है, तो ये आ का अंश ई का अंश मिला के ए हुआ, आ का अंश ए का अंश मिला के आई हुआ, आ का अंश ओ का अंश मिला के औ हुआ, और आ का अंश ऊ का अंश मिला के ओ हुआ। तो इस प्रकार इनमें आपस का अनुबंध है। बस स्वर यहीं तक है, केवल औकार तक स्वर है संस्कृत में, अम आहा स्वर नहीं है। ठीक है, केवल इनका अलग से उच्चारण नहीं है। ये जो 4 अक्षर है ये बहुत ही विशिष्ट अक्षर है। किस प्रकार के ये है? ये अनुस्वार है, अम। ठीक है, आहा, तो अम को करके नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते, या तो ये किसी स्वर से ही जुड़ते हैं। जैसे आगे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये हलन से जुड़े हुए हैं, इनका उच्चारण संभव नहीं है व्यंजनों के। स्वर और व्यंजन में वही तो अंतर है, हम व्यंजन हमेशा स्वर का एक सहायता लेकर बोले जाते हैं। तो यदि आप कम देखते हैं, आप पूछ सकते हैं अरे ककार पर हमने अनुस्वार सुना, कम कर्णम इत्यादि, है ना, तो अनुस्वार तो ककार पर भी आता है, लेकिन क्या वो ककार पर आ रहा है? नहीं, वो क पर जो अ आता है उस पर ही लगता है। तो इनको एक्चुअली अंत में बताना चाहिए, पर मैं पहले ही बता रही हूँ ताकि स्वर और इसके बीच में इसको बता दे, क्योंकि दोनों से इनका संबंध है। ठीक है, तो विसर्ग भी इसी प्रकार है। अब विसर्ग आने पर एक और, ठीक है, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, अनुस्वार को खत्म कर लेते हैं, बिंदु जो बोलते हैं उसको खत्म करते हैं पहले। अम, ठीक है, इसका विशेष ये है कि जब ये इसके बाद कौन सा अक्षर आता है इस पर इसका उच्चारण निर्भर करता है। जैसे इसके बाद क आया तो वो ये अक्षर बन जाएगा, इसके बाद च छ ज झ में से कोई भी, मतलब 1 2 3 4 ये कोई भी अक्षर आया इसके बाद तो वो ये अक्षर बन जाता है। इसके बाद ये वाले अक्षर आए तो वो ये वाला अक्षर बन जाता है, इसके बाद कोई ये वाला अक्षर आए तो ये बन जाता है। तो इस प्रकार वर्ग के
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी अक्षर अनुस्वार के बाद आता है, जैसे गंगा, ठीक है, ग के बाद अंग बन गया, क्योंकि ग के बाद ग आया। हिंदी में तो ग पर बिंदु लगा देते हैं, गा लगा देते हैं, पर जहां तक एज फार एज दीज लेटर्स आर कंसर्न्ड, जहां तक इन अक्षरों का सवाल है, ठीक है, ये वर्गाक्षर बोलते हैं इनको, जहां तक इनका सवाल है वहां तक ये जो अंतिम अक्षर वर्ग पंचम बोलते हैं इसको, जो पांचवा अक्षर है वर्ग पंचम बोलते हैं। तो ये जो ये चारों अक्षर के आने पर ये अनुस्वार ये वाले में बनना। तो गंगा में हम ग लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, इस पर एक हलंत लिखेंगे, फिर ग लिखकर दीर्घ लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अंजन लिखेंगे, आ लिखेंगे, ये आई लिखेंगे, आई लिखने के बाद उसको आधा करेंगे, फिर ज लिखेंगे, न लिखेंगे, अंजन, ठीक है, इस प्रकार। अस्तु, ठीक है, इसका ये प्रयोग। फिर ये या के पहले आया, तो ये इसके बाद कौन सा अक्षर है, इस पर इसका उच्चारण डिपेंड करता है, ठीक है। नॉर्मली एंड में है, पद के अंत में है, तो इसको अम बोलेंगे, ठीक है, पद के अंत में हमेशा इसको अम बोलेंगे, या विकल्प से इसके बाद वाला अक्षर का उपयोग भी कर सकते हैं। फिर ये जब य, र, ल, व से पहले और शेष स से पहले आता है, या ह से पहले भी आता है, तो इस प्रकार बनता है, ठीक है। य, र, ल, व से पहले जब अनुस्वार आता है तो वो तो चंद्र बिंदु जैसा हो जाता है। फिर ये श, श, स से पहले भी, इसीलिए इसको संस्कृत या फिर संस्कृत ऐसा नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है, संस्कृतम, ठीक है। तो आधा बोलेंगे, आधा अनुसार, संस्कृतम, मकार पूरा बोलना भी गलत है, संस्कृत नकार बोलना भी गलत है, संस्कृतम, संस्कृतम, अंश, अंश, हंस, अंह, इस प्रकार ये वाला शब्द करेंगे, ठीक है, आधा बोलेंगे। फिर अभी आते हैं ये विसर्ग पर। विसर्ग जो है वो हा है क्या, बहुत सारे लोग पूछते हैं, ये हकार है क्या? नहीं, अगर हकार होता तो विसर्ग अलग अक्षर क्यों होता, तो इसमें कुछ तो अंतर होगा। तो इसको केवल ऊष्मा टाइप का आह ऐसे बोलना है, इसको आह नहीं बोलना, आह, कह, पाह, पिह, चिह, कुह, इस प्रकार। लेकिन ऐसा बोल के हम रुक नहीं सकते ना भाषा में, जैसे अंग्रेजी अक्षर बोलते स्टैंड, सिट, ऐसा टा, हा, ड, इस प्रकार हम बोल लेते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। कुछ नाम रखते हैं आदित्य, तो आदित्य ही बोलते हैं, देखिए आदित्य अ करके आधा में कोई छोड़ नहीं सकते, उसको आदित्य ही बोलना पड़ता है। लड़का का नाम है तो भी हम आदित्य ही बुलाते हैं उसको। जैसे कृष्ण है तो ठीक है, कृष्ण तो फिर भी बोल सकते हैं। और कुछ ऐसे ही यकार से एंड होने वाले अक्षर अधिकतर हम लोग देखते हैं नाम, उनको जब बुलाते तो इसी प्रकार ये जो विसर्ग है उसका साम्य बता रही हूँ, बस उसके यकार से इसका कोई साम्य नहीं है, पर केवल उच्चारण करके छोड़ नहीं सकते, सडनली वी कैन नॉट स्टॉप, तो उसके कारण हम इसको आह इस प्रकार आकार में आके एंडिंग करते हैं, ठीक है। जैसे साउंड का आह ही है, ठीक है, उसका यही है। हाँ, तो ये जो आह है, इसमें बोलने की गलतियां कौन कौन सी है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें ये गलती करते हैं लोग कि ये आ के बाद आता है तो आह, ई के बाद आता है तो इही, ऊ के बाद आता है तो उहु, उससे पहले कौन सा अक्षर है इस पर इसका उच्चारण डिपेंड करता है, ठीक है। इसके पहले कौन सा ये है, सामान्य तौर पर विसर्ग खत्म होने के बाद कौन सा अक्षर आया है, इसका विसर्ग खत्म होने के बाद कौन सा अक्षर आया है, केवल 2 अक्षर है, ये इस पर आएंगे हम लोग। लेकिन सामान्य तौर पर इससे पहले कौन सा आया, अनुस्वार का तो बाद में का, लेकिन इसका आता है जो पहले, तो उहु, तो यहाँ तक तो ठीक है, आहा, इही, उहु, यहाँ तक समझ में आता है। लेकिन जब आई या फिर ए होता है तो भी लोग उसको ए ही, आई ही तो बोल सकते हैं, ठीक है, सॉरी आई हा बोलते हैं लोग, हाँ ये बोलते ए हा, आई हा बोलते सुना है मैंने लोगों को, ओ हा, अरे ओ जब ई के बाद ई हुआ, ऊ के बाद ऊ हुआ, तो ओ के बाद ओ हो, ए है, आई ही, तो आई के बाद थोड़ा सा इकार आता है, क्योंकि मैंने बोला था ना इसका इकार से संबंध है, इसलिए आई ही, आई हाई नहीं बोल सकते ना, इसलिए आई ही, ए है, ओ हो, ठीक है, आऊ हो, तो आऊ का ऊ से संबंध है, इसलिए आऊ हो, ऊ पर आके रुकते, थोड़ा सा अलग, ज्यादा नहीं, आऊ हो नहीं बोलना है, आऊ हो, ए है, आई ही, इस प्रकार।
तो ये किसी पर भी अक्षर पर हो, क्योंकि गुणित अक्षर रहते हैं, खो, गो, गी, ऐसा लिखते हैं ना, दो, दी, ध्रुव, जो भी है तो दृह, इस प्रकार, ठीक है। और दैहि, जैसे रामैहि आता है तो रामैहा नहीं बोलना है। बोलते हैं क्या कोई रामैहा बोलते हैं क्या? नहीं बोल सकते ना, रामैहि, ठीक है, इस प्रकार। तो ये विसर्ग हो गया। अब ये अक्षर जो है ये केवल संस्कृत भाषा का ही विशिष्ट अक्षर है। ये दोनों, ये क्या है, क्या क्यों लिखा है, ये तो आप इनको अयोगवाह बोलते हैं। इनका टेक्निकल नेम बता देती हूँ आपको, इन चारों को अयोगवाह बोलते हैं, ठीक है। ये अनुस्वार विसर्ग, इसको बोलते हैं जिह्वा मूलीयम, और प से पहले जो विसर्ग आता है उसको बोलते हैं उपध्मानीयम, 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 ये होता है जिह्वा मूलीयम, ठीक है। तो ये का से पहले आया हुआ विसर्ग ही है। तो केवल ये दो अक्षर है जो अफेक्टेड होते हैं विसर्ग के बाद रहने के कारण। यदि कोई दो अक्षर अफेक्ट होते हैं वो है क और प, ठीक है। क, प, इनको पहले जो विसर्ग आता है वो आधा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उसको अह क, अह तो पूरी तरह नहीं बोलते, अर्ध विसर्गा बोलते हैं इसको, ये अर्ध विसर्ग है, अह क। और फिर प के आने से पहले देखिए, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत सारे लोग इसको अफ बोलते हैं, फा नहीं है ये, फा साउंड नहीं करना है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते समय भी परे, सॉरी ये राम स्तोत्र में परेश पारग पारह, तो फ बोलते हैं, फ नहीं है ये, अफ, अफ। ये एक वेद के जो पढ़ने वाले एक विद्यार्थी है, उन्होंने मुझे बताया कि इसको कैसे उच्चारण करते हैं। ये होता है अफ प, अफ प। तो केवल पास में लाना है, होठों को मिलाना नहीं है, या फा बोलना है। फा तो पारसी अक्षर है, फारसी है, ठीक है। तो अफ प, तो विष्णु सहस्त्रनाम में जो इसके पकार से कोई स्टार्ट होने वाला नाम आ रहा है तो वो अफ प, ठीक है, इस प्रकार बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये हो गए स्वराक्षर अयोगवाह, दो हो गए। अभी हम वर्गाक्षरों पर जाते हैं। यहाँ तक आपको कोई संदेह है तो आप पूछ सकते हैं, केवल स्वर और अयोगवाहों में आपको कोई भी संदेह, क्योंकि अंत में आपको फिर एक ही टाइम में मैं देना चाह रही थी, पर ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं बीच में, यदि आप चाहे तो 5 मिनट तक पूछ सकते हैं। You can unmute yourself and ask. दो ये क प, ये जो थोड़ा सा वापस समझाइए, तो नहीं समझ में आया। कौन सा जी? ये दोनों जो क और प, ये वाला, हाँ ठीक है। हाँ। तो ये होता है विसर्ग ही है ये एक्चुअली, ठीक है, विसर्ग ही है। और क से पहले जब विसर्ग आता है तो उसका उच्चारण आधा हो जाता है, ठीक है, और उसको हम अह का, उसको जैसे विसर्ग को ही अह ही बोलते हैं, पर एज आई टोल्ड यू उसको अह बोलते हैं। लेकिन क से पहले जब वो आता है तो अह का इस प्रकार नहीं बोलते। इसके मतलब इसके पहले जैसे बताती हूँ कहाँ पर आता है, एक मिनट, मैं विष्णु सहस्त्रनाम ही खोलती हूँ, 2 सेकंड रुकिए आप, मैं उसी में आपको समझाती हूँ, उसको दिखा के ही समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। शब्दों को डायरेक्टली बताना सबसे उत्तम होता है। तो इसको निकाल के रखना था, सुतपा, हाँ चलिए इसका तो उदाहरण बता सकती हूँ। हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभः, वहां पर तो पकार से पहले वाला भी आपको समझाती हूँ। जो पकार से पहला है वो अफ, अफ इस प्रकार, पकार से पहला विसर्ग, अर्ध विसर्ग, ठीक है, ये इसको बोलते हैं उपध्मानीय नाम है इसका, तो इसको बोलते समय अफ प ऐसा बोलना है, ठीक है। तो वो उसका एग्जाम्पल बता रही हूँ। विष्णु सहस्त्रनाम में आता है हिरण्यनाभ सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः, तो वहां पर हिरण्यनाभ सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः इस प्रकार नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हिरण्यनाभ सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः। तो जो संस्कृत स्कॉलर्स होते हैं, जो संस्कृत को अच्छी तरह जानते हैं, वो लोग इसको उच्चारण सही से करते हैं, नहीं तो पद्मनाभः प्रजापतिः ऐसे बोलेंगे तो बिल्कुल सही नहीं है। अभी मैं एक ककार को ढूंढती हूँ। हाँ, महर्षि कपिलाचार्य,
कृतज्ञ, हाँ यहाँ पर मिल गया। महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति, ये वाला नाम है ना, ये कौन सा है इसकी संख्या बताती हूँ, 57वें श्लोक में आता है ये। महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति, इस प्रकार बोलना है, ठीक है। महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति, ओके। कृतज्ञो मेदिनीपति अहक, तो अहकृ, इस प्रकार, ठीक है। एक और उदाहरण देती हूँ। तो इस प्रकार जो आते हैं शब्द, सुषेणः कनकांगदे, ठीक है, सुषेणः कनकांगदे, तो उस आह को थोड़ा सा आह करके बोलेंगे, बस इतना ही, थोड़ा सा उच्चारण, ठीक है। फिर आ से आने से पहले अभी आपको बता दिया ना, कि वो क्लियर हो गया शायद, उपध्मानीय जिह्वामूलीय का उच्चारण है। वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः, देखिए वीरः रक्षणः सन्तो, तो वो स मिल जाता है, तो उसको मिलाकर भी बोल सकते हैं। रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः, जीवनः ऐसा अफ करके बोलते हैं, अफ नहीं बोलते, जीवनः तो बहुत कॉन्शियसली बोला, बट इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो भी आएगा, अचानक से नहीं आएगा, ठीक है। प्राणदः प्रणवः ऊर्ध्वगस्तत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः, ठीक है, प्राणदः प्रणवः, ओके। ये होता है, ये दो अक्षर, ये है जिह्वामूलीयम, ये है उपध्मानीयम, और ये होता है क से पहले आने वाला विसर्ग, और ये होता है पा से पहले आने वाला विसर्ग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए स्वर अ आ इ ई उ ऊ र र ल ए आई ओ औ, हम अह अह का अफ पा, बस इतना सीख लिया। इसके बाद वर्गाक्षरों के बारे में जानते हैं। तो स्वर और व्यंजनों का अंतर से हम प्रारंभ करते हैं। व्यंजनाक्षरों में क्या अंतर है स्वर में और व्यंजनों में? तो इसका ये अंतर है कि जो ये का ख ग घ ङ है, ये यहाँ से शुरू होते हैं वर्गाक्षर, मा तक, कादयो मावसाना स्पर्शाः, ये सूत्र है, तो इसको स्पर्शाक्षर भी बोलते हैं और इसको वर्गाक्षर बोलते हैं। वर्ग है, वर्ग मतलब ये विभाजित है, बहुत अच्छे इनका विभाग हमको दिखता है। तो देखिए आप एक बार अपने अपने स्थान पर अनम्यूट मत कीजिए, बोलिए का च ट त अ, बस इतना बोलिए, का च टा ता आ, 2-3 बार बोलिए। और बोलते हुए आप अपना जीभ को देखिए, जस्ट ऑब्जर्व योर टंग, का ख च सॉरी क च ट त अ। तो आप ये देखते हैं कि धीरे से फिर से टंग इसी प्रकार आ रहा है, अपना जीभ जो है क च ट त प, ठीक है। समझ में आ गया मुंह का कौन कौन सा अंश? हाँ, बस इससे आप समझ सकते हैं। क वर्ग आता है यहाँ से, च वर्ग आता है यहाँ से, ट वर्ग आता है मूर्धा, मुंह के अंदर जो ऐसा बना हुआ है ना, एक अपना अंदर छत है, मुंह का छत है, मुंह नाम का घर का वो छत होता है, तो वो छत से बोले जाने वाले ट ठ ड ढ ण, ठीक है। फिर दंत्य त, दंत को दांत को लगकर, फिर पा, तो इनके नाम जानते हैं, हर अक्षर का नाम है। संस्कृत आपने थोड़ा थोड़ा सुना होगा, मैं सब नया कुछ नहीं बता रही हूँ, आपको पता होगा। जस्ट आई वांटेड टू सिस्टमैटाइज द थिंग्स, ताकि आपको कोई आगे कोई गलतफहमी ना हो, क्योंकि इसका वर्ग द्वितीय, वर्ग चतुर्थ, वर्ग तृतीय, इन शब्दों का बहुत उपयोग होता है। तो जब रूल्स बताते हैं या संधि का थोड़ा हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो उस टाइम हम यही प्रयोग करेंगे कि वर्ग चतुर्थाक्षरा तो ये होते हैं, वर्ग तृतीया ये होते हैं। तो इस प्रकार का और इस प्रकार का, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, बोथ शुड बी नोन, ठीक है। तो अभी पहला वर्ग का हम देखते हैं, क वर्ग, का खा गा घा ङ ङ ङ, का खा गा घा ङ, ये इसका उच्चारण होता है। ना ही ये अंगा है, ना ही ये इन्या है, जैसे साउथ इंडियंस बोलते हैं। इसके बाद ग सुनाई नहीं देना चाहिए। आपको नहीं आता इसको उच्चारण करना, तो एक सरल सा उपाय बताती हूँ, गंगा बोलिए और गंग बोलकर छोड़ दीजिए, तो वो जहां जा रहा है गंग गंग, नकार नहीं आना चाहिए, गंग गंग, नो, नकार का कहीं पर भी नहीं, मतलब अपना जो जीभ है वो किसी और अंश में टच ही नहीं करना है, दांतों के पीछे कहीं पर भी, मतलब जीभ कहीं भी नहीं लगेगा, आपके किसी भी अंग में नहीं लगेगा, अंग 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 केवल यहाँ पर लगेगा, अंत में ये जो है ना इधर ही लगेगा। तो गंग
कंकण, कंग अंग अंग, बस इतना बोल के छोड़ दीजिए, ठीक है। का खा, गा घा, ङा ङा ङा, गा नहीं है ये, गा ङा ङा, ऐसा, ठीक है। तो ये होता है सॉरी, वर्गाक्षरों में दो भेद और होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। तो ये जो 1 है, सारे 1 और 3 जो है ये सब अल्प प्राण है, 2 और 4 जो है महाप्राण है, और ये वर्ग पंचम जो 5वें अक्षर है ये अनुस्वार है, ना ही ये शायद अल्प प्राण में ही अंतर्गत होते हैं, पर इसको हम बोलते नहीं है, ना अल्प प्राण बोलते हैं ना महाप्राण बोलते हैं, इनको केवल अनुनासिक बोलते हैं बस, ठीक है। तो इसी प्रकार सारे अक्षरों का इसी प्रकार स्थान बदलता है, स्थान के हिसाब से वर्गों का वर्गीकरण, वर्गाक्षरों का वर्गीकरण किया गया है। फिर चा, छा, जा, झा, ञ, 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 बस वो इसको तालु को लगना है, ठीक है। तो ये जो 5 है इसमें से ये अल्प प्राण, ये महाप्राण, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण, ठीक है। तो देखिए कुछ व्यवस्था कितनी निबद्ध व्यवस्था है, कितनी साइंटिफिक है कि हम उसको बिल्कुल हम ध्यान ही नहीं देते हैं। पहले कंठ से हो गया, फिर हो गया तालु से, च, छ, ज, झ, ञ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ट पर, ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, ण, 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 ण को बहुत सारे लोग न के जैसे बोलते हैं, ठीक है। न को न बोलना है, न नहीं बोलना है, ये बहुत प्रैक्टिस करना है। जब अणा बोलते हैं तो घंटे की तरह आना चाहिए, अणा 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 अणा, इस प्रकार घंटी बजनी चाहिए मुंह में जब अणा बोलते हैं, तो इतना अच्छा बोलना है। और आप टा, ठा, डा, ढ मुंह खोले बिना नहीं बोलेंगे, ठीक है। मुंह को पूरी तरह खोलेंगे, सारे अक्षर बोलते समय मुंह को बहुत क्लियरली खोल के बोलना है। चा, छा, जा, झा, इस प्रकार, टा, ठा, डा, ढ, णा, ठीक है। हो गया, ये हो गया अल्प प्राण, महाप्राण, और ये मूर्धन्य अक्षर बोले जाते हैं। सॉरी, ये कंठ्य है, ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है। कंठ्य कंठ से बोले जाने वाले, तालव्य तालु से बोले जाने वाले, जो ये सेकंड वर्ग है वो, और ये थर्ड वर्ग के अक्षर है ट, जो मूर्धा, मुंह के अंदर का जो छत है वहां से लगकर बोला जाता है, इसलिए इसको मूर्धन्य अक्षर बोलते हैं। फिर बारी आती है इनकी, त, थ, द, ध, न, ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना। तो ये है दंत्य अक्षर, दांत से लगकर या दांत के पीछे वाला जो रिड्ज है एल्वियोलर, थोड़ा अपना जीभ चलाएंगे उसके पीछे तो वो लाइंस दिखेंगे आपको, लगेंगे, मतलब ऐसा उस रिड्ज को एल्वियोलर रिड्ज बोलते हैं। थोड़ा सा सूजा हुआ पार्ट रहता है दांतों के पीछे, उसको ऐसा करेंगे तो ऐसे ऐसे क्रॉस लाइंस आपको दिखेंगे। तो या तो दांत को लगकर बोले जाते हैं और क्रॉस लाइंस पर बोले जाते हैं, कोई गलत नहीं आते हैं वो। त, थ, द, ध, न, ठीक है। त, थ, द, ध, न बोल सकते हैं। फिर तो इसमें ये अल्प प्राण पहला अक्षर, दूसरा तीसरा अक्षर अल्प प्राण है, दूसरा और फिर चौथा महाप्राण है ये न, ठीक है, न। फिर पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है। पा, ओष्ठ, ये होते हैं दंत्य, फिर होते हैं ओष्ठ, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। ओष्ठ्य ओष्ठों, ओठों से, पा, फा, बा, भा, मा। कोई बोलते हैं निरोष्ठ्य श्लोक लिखा है, निरोष्ठ, तो निरोष्ठ्य श्लोक क्या होता है, उसमें पा, फा, बा, भा, मा का प्रयोग नहीं होता है, बस इतना, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गए, बस इसमें अधिक कुछ नहीं। हाँ, इसके बारे में बताना है, पा के बाद आता है जी, इसका कौन सा लेटर है ये, इसके बारे में तो 1 घंटा लेक्चर देना पड़ेगा, पूरे उदाहरणों के साथ। पा के बाद था आता है ना, जैसे ता के बाद था आया, क के बाद खा आया, तो पा के बाद कौन सा अक्षर आएगा, था आएगा, फा तो नहीं आएगा। प, फ, ब, भ, म होता है क्या, आपको सुनते ही कुछ अलग नहीं लग रहा है। ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, ब, भ, म, फा होता है क्या वो? मैंने टीचर्स तक को ये पढ़ाते हुए सुना है और जाना है कि वो इसके बारे में जानते भी नहीं कि इसका फकार उच्चारण है, हा,
तो अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी इत्यादि के प्रभाव से ये फकार हो गया है और सारे संस्कृत के शब्दों को भी हम फकार से उच्चारण करने लगे हैं। फल, फलित, फणी, इस प्रकार। फुल्ला, फुल्ला नहीं है, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल चंद्र, एफ लिखते हैं नाम पर, एक्चुअली पीएच लिखना चाहिए और अंग्रेजी में पीएच लिखकर फा बोलते हैं। PHOTO फोटो लिखते हैं, फोटो लिखते हैं और फोटो बोलते हैं। ठीक है, उसी भाषा के प्रभाव से हमने अपने अक्षरों को, अपने ध्वनियों को पूरी तरह नष्ट कर लिया है। यहाँ तक जानना भी बंद कर दिया है कि हम क्या सही बोल रहे हैं। एक बार सोच के देखिए। तो जब से इस बात का पता चला, मैं आज भी गलत करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम सब परिणत हो जाएंगे एक बार में, पर कम से कम जानकारी रखना हमारा विद्युत कर्तव्य है, विद्युक्त कर्तव्य है हमारा। संस्कृतज्ञ होने के नाते हम लोगों को ये जानकारी रखनी पड़ेगी। पा, फ, ब, भ, मा, ठीक है, ऐसा। और लिखने के इसमें साम्य को देखें तो ये घ और ध एक जैसा लिखते हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। जो बंद है वो घ है, जो खुला है वो ध है। ठीक है, तो ये थोड़ा आप जान लीजिएगा। और छ को लिखने के कई कई तरीके हैं। ये लेखन की शैली में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, पर आप वो उन सब से आप बिल्कुल वाकिफ है, तो इससे कोई ये नहीं। हाँ, ट ठ ड ढ पर एक और बात जो हिंदी भाषियों को जानने लायक है। मैंने ये देखा कि शब्द कल्पद्रुम वाचस्पत्यम तक में बंगाली के प्रभाव से ड के नीचे बिंदु लगा दिया। जैसे लड़का लड़की में लगाते हैं, और वो संस्कृत का डकार से थोड़ा अलग होता है, हिंदी का अक्षर होता है, मैं उसका उच्चारण सही से नहीं जानती, लड़का अड़ शायद ऐसा बोलते हैं, अड़ और अढ़। तो पढ़ना, तो पठ धातु से पढ़ आया है और वो ढ के नीचे ये आ गया। ठीक है, तो आढ़कम जो शब्द है संस्कृत का, वो ढ के नीचे भी एक बिंदु मारते हैं। काय को जी, क्यों? ये संस्कृत है कि हिंदी है या उर्दू है, क्या है? तो ये कभी नहीं करना चाहिए। शब्द कल्पद्रुम तक में मैंने देखा इतने बड़े बड़े पंडित भ्रांत हो जाते हैं, उनको कभी इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए। कम से कम एक बार सोचना चाहिए, या किसी के द्वारा बताए जाने पर चिंतन करके अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। तो हमारे विद्यार्थियों में से कोई भी जो इस कक्षा में आकर बाहर जाएंगे, उनमें से कोई भी संस्कृत के शब्द लिखते समय, अक्षर लिखते समय ड के नीचे बिंदु नहीं लगाएंगे। वो अगर संस्कृत का शब्द है तो कभी भी ड के नीचे बिंदु नहीं होता है, वो साउंड है ही नहीं संस्कृत में। ठीक है, हो गया। चलो फिर ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। अब बचे य र ल व। ठीक है, तो ये होता है या, रा, ला, व, श, श, सा, हा। इन सब के बारे में अधिक कुछ ये नहीं करते। या को प्रायः ये जैसा बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। या को या बोलिए, या। ठीक है, यकार में ए का प्रयोग थोड़ा थोड़ा दिखता है, ए का प्रभाव ना पड़ने दें इस पर। ठीक है, रा, ठीक है, ला, ला तो साफ आ जाता है। फिर ये है अड़, अड़। ठीक है, अग्निमीळे पुरोहितम, उसमें आता है, ऋग्वेद में आता है मंत्र, अग्निमीळे ले। ठीक है, अड़ा, अड़ा। तो ये दक्षिण भारतीय भाषा में बहुत आता है। ये लोग कहते हैं संस्कृत में दक्षिण भारतीय भाषा से आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऋग्वेद में है अड़कार। तो भाई ये संस्कृत का ही हुआ ना, फिर आप क्यों बोल रहे हैं संस्कृत में नहीं है? कहे तो इसका उत्तर है कि ये लौकिक संस्कृत में नहीं है। ठीक है, लौकिक संस्कृत में ला नहीं है, उसको कला, ठीक है, कला है, कलाकार, तो वो लकार। तेलुगु में उसको हम लोग कला बोलते हैं। ठीक है, साउथ इंडियन भाषाओं में सभी में इसको कला बोलते हैं, ला। तो हमको थोड़ी परेशानी होती है, तेलुगु वाले यहाँ पर गलत करेंगे या दक्षिण भारतीय वाले ये ल को, जो जहाँ पर तेलुगु में संस्कृत पदों के लकार को लकार बना दिया गया, उन पदों को जब वो संस्कृत में प्रयोग कर दे तब लकार का प्रयोग करके बोलते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ऐसा। तो मैं दोनों बता रही हूँ आपको, कोई भी भाषा है, मुझे भाषा से कोई लेना देना नहीं है। संस्कृत के ऊपर उसके प्रभाव के कारण दोष पड़ रहा है, तो उसको बताना एक अध्यापिका के नाते मेरा कर्तव्य है, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, फिर या, रा, ला, वा, श। ठीक है, श, श, सा। श और श में क्या अंतर है?
ये है तालव्य शकार श, जहां से च बोलते हैं वहां से श बोलेंगे, ठीक है। जहां से टा बोलते हैं वहां से श बोलेंगे, श। प्रायः मैंने एक मराठी व्यक्ति से इसका सही उच्चारण सुना था, थोड़ा मराठी का उच्चारण में श को थोड़ा बोलते, तो मेरा नाम उषा है, मैं अपने ही नाम को गलत बोलती थी कई साल तक, ठीक है। बस हाल ही में मैंने सीखा उषा है मेरा नाम, तो बोलते समय उषा ही बोलती हूँ, जो तालव्य शकार जैसा दिखता है, ठीक है। तो वो तालव्य शकार नहीं है, तो संस्कृत बोलते समय धीरे धीरे से। अच्छा, आप इन सबका अभ्यास कैसे करें वो भी बताऊंगी आपको, बस हकार हो जाने दीजिए। एक गलती हिंदी भाषी करते हैं इन दोनों शकार और सकार में, वो नहीं होना चाहिए। क्या इस शकार को इस सकार को इस शकार को बना देते हैं, मतलब इसको इसमें परिवर्तित करते हैं। उदाहरण कैलाश, वो सकार है एक्चुअली, हिंदी वाले कैलाश बोलते हैं, लाश। तो किससे संबंध है, लाश शब्द से जा रहा है ना, वो कैलाश नहीं है ना, वो कैलास। तो अब से आप बोलेंगे कैलास, ठीक है। फिर नमस्कार को नमस्कार बोलते हैं, वहां शकार नहीं लगाना, नमस्कार बोलिए, वहां सा है तो सा बोलिए, काय का स्टाइल में जाना, शकार बोलेंगे तो स्टाइल है क्या कोई? हाँ, मैं पूछती हूँ, लोग मुझसे बोलते नमस्कार, बोलते अरे स्टाइल है क्या कोई? शब्द जो है वही बोलो, शब्द को शब्द नहीं बोल रहे ना, तो नमस्कार को नमस्कार क्यों बोल रहे हैं, है ना। जहां पर सकार है वहां पर, जैसे सस्ता है तो सस्ता बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना, सस्ता को सस्ता बोलेंगे, संगत को संगत बोलेंगे, संगत नहीं बोलेंगे ना। इसी प्रकार नमस्कार को नमस्कार बोलिए, नमस्कार मत बोलिए। कोई भी इस गलती को कर रहे हैं तो आपको पूरा पूरा अधिकार है कि उनके पास जाके बताएं कि भाई साहब या फिर बहन जी, ये शकार नहीं है, ये सकार है। क्योंकि सकृत शकृत का उदाहरण दिया गया है हमारे शास्त्रों में। भैया आप व्याकरण पढ़िए, फोनेटिक्स पढ़िए, शिक्षा शास्त्र पढ़िए, हाँ, क्योंकि सकृत शकृत न हो जाए। शकृत मतलब वो शुनक कुत्ते का हो जाता है वो, ठीक है, कुत्ते का बहुत गलत अर्थ आता है उसका। सकृत बोले तो एक बार, सकृत एक बार, शकृत कुत्ते से संबंधित कुछ, ठीक है, तो वो अर्थ पूरा बदल जाता है, ठीक है। स्वजन स्वजनो माभूत, कितना प्रहार से बोले है, एक लेके लकड़ी लेके सर पे मारा हो, इतना क्लियरली शास्त्र बता रहा है। स्वजन स्वजनो माभूत, श्व क्या है, श्व बोले तो कुत्ता है, स्वजन बोले तो हमारे जन, हमारे अस्मदीय बंधु लोग, मित्र लोग, वो स्वजन, लेकिन स्वजन कौन? कुत्ते, ठीक है। तो हम अपने लोगों को कुत्ते बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना, कितना गलत हो जाएगा वो। तो उतना ही गलत, हर अक्षर को गलत करके हम उसमें से जो पुण्य मिलता है, और हम बोलते हैं कि भाई हमने ये स्तोत्र इतने बार पढ़ा, हमको कोई पुण्य ही नहीं मिला। भाई कैसे मिलेगा? आप सही से उच्चारण करेंगे तभी तो मिलेगा। फिर बोलते हैं भावग्राही जनार्दन, भगवान तो सिर्फ भाव से ही समझते हैं, हमें सही उच्चारण सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ है केवल हम दायित्व से बच रहे हैं और कुछ नहीं, हम सीखना नहीं चाहते हैं, उसके लिए हम कई कई ऐसे बताते जाते हैं, ठीक है। उन सब में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हकार, फिर बचा हकार, हा, ठीक है। हा बहुत स्पेशल लेटर है, ठीक है, हकार हा जी। यहाँ तक मैं अपना पाठ को समाप्त करती हूँ। एक बार वर्गाक्षर के बारे में थोड़ा बता के फिर मैं प्रश्नों को लूंगी, आप अपने प्रश्न संसिद्ध रखिएगा। तो ये हो गया स्वराक्षरों का, तो मैंने रिवीजन कर दिया था, अभी वर्गाक्षरों का रिवीजन करती हूँ। का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, ञा, टा, ठा, डा, ढाणा, ता, था, दा, धाना, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये सारे 25 लेटर्स हुए, 5 into 5 25। ये ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने माइंड में छाप लीजिए। जब मैं बोलूंगी चतुर्थ वर्ग का चौथा अक्षर, तो आप ध, ठकी से आपके मन में आ जाना चाहिए, ठक से आपको दिमाग में बल्ब जलना चाहिए। तो इसको फोटो लेकर अपने दिमाग में छाप लीजिए, कौन सा अक्षर कहाँ थे। वर्ग तृतीय तो ग, ज, ड, द, ब। वर्ग वर्ग प्रथम क, च, ट, त, प, ठीक है। और तीसरे वर्ग का तो तीसरा संगीत, तीसरा लेटर तो ढ। इस प्रकार आप बिना देखे मन से आराम से इसको बोलने के लिए आप अभ्यास कर लीजिए, यही आपका होमवर्क है आज, ठीक है। फिर या, रा, ला, वा, श, श, सा, हा, ठीक है। ये हो गया रिवीजन। ये कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। फिर ये य, रा, ला, वा जो है, जो अंतस्थ बोले जाते हैं, इसको श, श, स है ऊष्म, क्योंकि इसमें श्वास आता है, इसलिए हकार, श, श, सा, हा, चारों के चारों ऊष्म है, ठीक है।
जिसमें जो श्वास बहुत लगता है। और ये महाप्राण अक्षर जो होते हैं, महाप्राण इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि उसमें प्राण अधिक लगता है। इसको बोलने में ख, घ, छ, ढ, भ, तो इनको बोलते समय अपना श्वास ज्यादा लगता है, इसलिए इसको महाप्राण बोलते हैं। ठीक है, ये हो गए अक्षरमाला का परिचय। अब बिल्कुल खुला है क्लास क्वेश्चंस के लिए। मिस वो हाँ, आपका म्यूट हो गया। वर्ग अक्षर का सीक्वेंस कैसा है वो फिर से बताइए। अच्छा, हाँ ठीक है। ये जो क वर्ग है कंठ्य है, यहाँ से आता है, ठीक है। फिर च वर्ग है तालव्य है, यहाँ से आता है तालु भाग से, ठीक है। ये इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं तालु को, तेलुगु में तो दवड़ा बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, ठीक है। ये तालु यहाँ जबड़ा, हाँ जबड़ा, जबड़ा, हाँ जबड़ा, जबड़ा, राइट, जबड़ा, हाँ यहाँ से आता है। फिर टा, टा है मूर्ध, मूर्धाक्षर बोले तो अपने मुंह के अंदर जब टंग टा में लगेगा तो जहां पर जीभ लग रहा है उस भाग को देखिए, वो ऐसा वाला भाग जो बना हुआ है, यहाँ पर दांत है, ठीक है। ये अपना गला है, ये अपना दांत है, तो ये वाला भाग जो है बना हुआ है मुंह के अंदर, टाड़ू, टाड़ू बोलते हैं इसको। ओके ओके, मुझे नहीं पता, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो वहां पर उसको मूर्धा, ठीक है, वो मूर्धन्य अक्षर जो टा ठा डा ढा ना ट वर्ग है। फिर ता था दा धाना दंत्य अक्षर है, दंत्य वर्ण है, वो दांतों से लगकर या दांतों के पीछे जो भाग है लिखा, वो ऐसे ऐसे लाइंस आपको लगते हैं ना, उनसे लगकर आते हैं, ठीक है। फिर पाप भा पाप हमा ओश है, फोटो से बोलते हैं उसको। और आपने जो बताया ना कि प्रथम वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है, वो कैसे फाइंड आउट करने का? बस उसको याद करना है, का खा गा खा, विजुअल और फिर मेंटल दोनों को आप जोड़िएगा, तो इसको आप विजुअल पिक्चर लेके माइंड में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क च ट त प, ये जो सीक्वेंस है उसको प्रथम वर्ग बोलते हैं क्या? नहीं, प्रथम वर्ग ये है, क वर्ग प्रथम वर्ग, च वर्ग द्वितीय वर्ग, लेकिन प्रथम वर्गाक्षर, प्रथम वर्गाक्षर बोले तो क च ट त प, ठीक है। प्रथम वर्गाक्षर, ओके, वर्गाक्षर क च ट त प, हाँ, इसीलिए मैंने 1 2 3 यहाँ लगाया है, इधर नहीं लगाया है। ओके ओके, हाँ हाँ, आया समझ। और ये ख ख छ ठ थ ख, ये द्वितीय है ना? वर्ग द्वितीय अक्षर है ये, हाँ, वर्ग द्वितीय अक्षर, ओके ओके ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन है कि हम वैसे हिंदी स्पीकिंग है, परंतु हमको जो सिखाया गया अल्फाबेट जब सिखा है हिंदी, स्पेशली क ख ग घ ड़ बोलना सिखाया। हाँ, ये नई चीज आपसे सीखी है कि हमको तो ड़, जैसे लड़का, तो ये लड़का, ये ड़, ये वाला ड़। देखिए सो फार फेच्ड, कहाँ से कहाँ चला गया, केवल लेखन के साम्य के कारण अक्षर को अलग बना दिया, तो बहुत ही गलत है। तो इतना सब तो हमको तो शुरू से यही सिखाया। तो ड़ साउंड कोई नहीं है? नहीं है, नहीं, ड है बस, वो कोई साउंड नहीं है, म है ये, ठीक है। तो ये इससे स्टार्ट होने वाले कोई अक्षर नहीं है, इन तीनों से स्टार्ट होने वाले कोई शब्द पद नहीं है संस्कृत में, ये केवल बीच में आते, जैसे कं कण गंगा, इसमें ङ आएगा, और फिर चंचला मंजुला, इसमें ञ आएगा, ण कंठ, फिर अंड, इसमें अण आएगा, बस बीच में आते हैं ये तीनों अक्षर, स्टार्ट किसी से नहीं होते, इसलिए आपको कभी परेशानी नहीं होगी। जैसे गंगा बोल रहे हैं और संस्कृत में आप ये लिखे तो गड़ गा तो नहीं बोल रहे हैं ना, आप उसको गंगा ही बोलेंगे, तो इससे आपको पता चलता है कि ये अक्षर इसका, इस ध्वनि का निरूपक है। मैम फिर र को हिंदी में भी नहीं बोलेंगे, जैसे लड़का या लड़की ऐसा? नहीं, हिंदी शब्द बोलते समय आप बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे, हिंदी का अलग है, हिंदी में अगर वो ड़ है तो ड़ बोलेंगे आप, लेकिन वो उसका प्रभाव संस्कृत पर नहीं पड़ने देंगे। जैसे संस्कृत का कोई शब्द लिख रहे हैं, तो डमरू है, डमरू संस्कृत शब्द है, तो ड के नीचे आप बिंदु लगा के अड़मरू नहीं बोलेंगे,
ओके मैम। मतलब अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो वो ड ठीक है। That's what you're saying. ओके, अभी समझ में आ गया। ओके। हाँ, संस्कृत का जो शब्द हिंदी में बोलते हैं, अगर उसमें आप जैसे कौन सा शब्द, अंडा, अंडा शब्द है, हाँ, तो वो हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है। तो अंडा, अंडा, वो ड के नीचे वो लगा कर नहीं बोलेंगे ना, उसको ड ही बोलेंगे, अंडा। नहीं, जैसे वर्ड है सड़क, तो सड़क हिंदी में यही वाला ड, जो ड, वो वाला ड लिखा जाता है। हाँ, तो वहां पर आप बोलिए, क्योंकि सड़क शब्द संस्कृत नहीं है, इससे उसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है। बोलिए। कि आप बोल रहे हैं कि सब व्यंजन मुंह खोलकर बोलना है। तो जब भी बोलते हैं क ख, तो एंड में ये अ साउंड आना चाहिए, आ साउंड तो नहीं आएगा, राइट? आ ही आएगा। हाँ, इस पर एक बात बताना है कि ये सारे हलंत दोनों के जो भेद बता रही थी इसमें, तो स्वरों के सहायता से ही बोले जाते हैं व्यंजन, उनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता। ठीक है। तो एक्चुअली ये है क ख ग घ ङ, जो हम बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए का, खा, गा, घा, ङ। तो जो एंड में आ रहा है, तो ये अ साउंड आ रहा है कि आ साउंड आ रहा है? अ नहीं है, अ नहीं है, आ ही आना चाहिए। लेकिन हम दूसरी भाषाओं के प्रभाव से अ बोलने लगे हैं, अ नहीं है, आ ही बोलना चाहिए, क्योंकि ये आकार कैसे बोल रहे हैं, आ, तो वैसा ही उस इसमें भी वही आ लगा है, क प्लस आ, का। हाँ, तो बोलते समय हम अभ्यास से बोल लेते क ख ग घ म, लेकिन वो अभ्यास को निकालना पड़ेगा अभी धीरे धीरे। ठीक है, का, खा, गा, घा, म, क्योंकि संस्कृत बोलते समय, संस्कृत अजंत भाषा है, तो उसके डिस्कशन हम अगले सप्ताह पूरा खुलकर करेंगे। एक और कक्षा लगेगी, तो उसमें मैं खुलकर बताऊंगी आपको कौन सा हम हिंदी में गलतियां करते हैं और उसका प्रभाव संस्कृत पर कैसे नहीं पड़ना चाहिए, उस पर बोलेंगे अगले सप्ताह। मैम, ये क और प विसर्ग के पहले के दो स्वर है। हाँ, तो इसे मुंह खोलकर नहीं, आधा ही, आधा ही बोलना, और ये स्वर नहीं है बहन, ये अक्षर भी नहीं है, ये अयोगवाह बोलते हैं, केवल सिंबल्स है। ठीक है, ये साउंड जो है वो स्वतंत्र साउंड नहीं है, ये किसी अक्षर से लगकर ही आता है। ठीक है, केवल क से पहले होने के कारण और प से पहले होने के कारण इनका बदल गया है, तो नहीं तो वो नॉर्मल विसर्ग ही है। ठीक है, नॉर्मल विसर्ग है, पर क से पहले आने के कारण थोड़ा उसका उच्चारण बदलता है, उसको डिनोट करने के लिए ये बनाया है। ओके। और ये विसर्ग में हमें किस प्रकार से बोलना है? अगर बही ही है तो ये प्रोनाउंसिएशन राइट है मेरा, बही ही? हाँ, बही ही ऐसा ही बोलना है, क्योंकि और फार फेच नहीं करना, बही ही ऐसा, और दीर्घ नहीं खींचना, बस इतना ही। क्योंकि बही बोल के हम रुक नहीं सकते ना, वही बता रही थी कि मैं आपको कि इश करके हम रुक नहीं सकते, एक्चुअली तो रुक जाना चाहिए, बाकी बोल के रुक जाना चाहिए, लेकिन हम रुक नहीं सकते, इसलिए थोड़ा इकार आ जाएगा, बही ही इतना बोलना। ठीक है, धन्यवाद। अगर मैं भी बोल रही हूँ ऐसा मुंह बंद करके, तो मेरा भी गलत है। ठीक है, मैं अगर गलत करती तो एक बात आपको पहले ही कक्षा में बता दूं मैं कि ये वेद में लिखा है, उपनिषद में लिखा है कि यानी अनवद्यानि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली में आता है ये वाक्य। ठीक है, जो आचार्य बोलते हैं दीक्षांत समारोह में, शिष्य से बोलते हैं कि देखिए आप लोग ये गुरुकुल छोड़ के जा रहे हैं, पर हमने अपने अवगुण भी देखे होंगे, पर आप उन अवगुणों को ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है, उनको आप तो यहीं पर छोड़ देंगे। हमारे अंदर जो अनिंद्य विषय है, जो दोष नहीं है, अदोष है, आप उन्हीं को लेकर आगे जाएंगे। तो मैं भी अगर कोई गलती कर रही हूँ, और मैं स्टैंडर्ड आपको बताते समय गलती नहीं करूंगी, पर अभ्यासवश अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ, तो आप पर उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। फिर मत कहना कि आपने ही ऐसा बोला ना, तो मेरे ऊपर भी अभ्यास का, मैं भी तो इसी समाज का प्रोडक्ट हूँ, तो मेरे ऊपर भी उसका प्रभाव रहता है, तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकती। यावत शक्ति में प्रयास करती हूँ। मैं आपसे भी यही कह रही हूँ कि आप लोग प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उससे गुस्सा हो जाइए या फिर दुखी हो जाइए या फिर छोड़ दीजिए, ये नहीं, आप प्रयत्न कीजिए, चाहे आप उसमें फेल हो जाए, पर आपको प्रयत्न अवश्य करना पड़ेगा तन मन से। ठीक है, पूरा मन लगाकर आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, बस इतना बोल दूंगा। समय व्यतीत हो गया है। धन्यवाद।
अभी हम कक्षा को यही रोकते हैं, अगले सप्ताह आगे और चर्चा करें। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। जी, तो आपको इस क्लास से लाभ होगा ये आशा करती हूँ। ये यूट्यूब में आपको मिल जाएगा ये रिकॉर्डिंग। मैं थोड़ा समय दीजिए, मैं अपलोड करके आप सबको मेल आईडी पर मैं लिख देती हूँ, फिर आप उसमें देख सकते हैं, पुनः एक बार सुन सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।